हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम लोग इस टॉपिक के और जो अलग अलग रिलेटेड सब टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल ऑलरेडी हम लोग ने इसकी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट उसको देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं होती उसे बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जो यूनिट्स उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था चार्ट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, जो डिपेंड्स होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर, जो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर और दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उनके मेजरमेंट्स के लिए उन्हें बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। यहाँ तक होने के बाद अब हमें डिस्कस करना है यहाँ से आगे के लिए हमें जो टॉपिक डिस्कस करने हैं आज, पहले वो नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले आप नोटबुक और पेन निकाल लीजिए ताकि आप जो भी यहाँ पर अभी पढ़ाया जाएगा उसे नोट डाउन कर सको, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, उसके बाद रूल्स फॉर यूनिट्स, रूल्स फॉर यूनिट्स, और फिर रूल्स फॉर यूनिट्स। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, और यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जिस पर आपको हर साल कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही है। जेई मेंस में एग्ज़ाम में जो आप देखोगे पेपर, उसमें आपको इसके क्वेश्चन दिखाई देंगे। नीट के एग्ज़ाम में देखोगे तो वहाँ पर उसके क्वेश्चन दिखाई देंगे आप लोगों को। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार इस बात को याद कर ले कि जिस चीज़ को हम लोगों को मेज़र करना होता है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, और उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कल हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने कैटेगराइज किया था उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे डिवाइड किया था, उसे कैटेगराइज किया था डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, और लास्ट में हम लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था। यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, तो अभी के लिए आप लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो यूनिट्स के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, तो वो कौन सा सिस्टम है? तो एसआई सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। आप लोगों ने इससे पहले जो भी प्रीवियस क्लासेस में आप थे, मान लीजिए अभी आप 11th में हो तो पहले 10th में होंगे, या फिर जो भी आप लोग जिस भी क्लास में फ़िलहाल ये लेक्चर देख रहे हो, तो प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी आपने जनरल टेस्ट वगैरह में कभी ना कभी ऐसा सुना होगा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वगैरह वगैरह जो भी। तो अभी के लिए आप जो यूज़ कर रहे हो वो है एसआई सिस्टम, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। बट क्या इतने सालों से यही एक सिस्टम चला रहा है? तो नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम थे। वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उसमें मॉडिफिकेशन होते गए। तो इसीलिए हम लोगों को आज सबसे पहले वही सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखनी है। जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर आप बात करें तो सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किया जाता था, वो था एफपीएस सिस्टम। व्हाट इज़ द एफपीएस सिस्टम? अब उसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। एफपीएस सिस्टम, ये जो नाम है इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन सीरीज पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी लिखवा कर दी है? लेंथ। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? मास। और तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। तो यहाँ पर एफपीएस सिस्टम, एक ज़माने में जब एफपीएस सिस्टम यूज़ हुआ करता था तब एफपीएस सिस्टम में लेंथ को किस चीज़ में मेज़र किया जाता था? फीट। मास को किस चीज़ में मेज़र किया जाता था? पाउंड। और टाइम को मेज़र किया जाता था सेकेंड्स में। इसका मतलब वी कैन से दैट इन दिस सिस्टम लेंथ, इन दिस सिस्टम, या फिर सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, लेंथ measured in feet
mass measures in pound and time measures in seconds। एक ज़माने में जब आप लोग ये यूज़ करते, अभी भी आप लोग सुनते होंगे, जैसे जब मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह पर अगर आप कभी देखो तो अभी भी कई लोग आपको ऐसे बोलते हुए नज़र आएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है वो कितने स्क्वायर फीट एरिया में है, कितना एरिया है। तो जो एरिया बताया जाता है वो स्क्वायर फीट में बताया जाता है, स्क्वायर फीट। सही है, कुछ ऐसे लिखेंगे स्क्वायर फीट को, स्क्वायर फीट। सही है, स्क्वायर फीट। तो ये तो इसका मतलब हो गया एरिया बता रहे हो ना। जैसे अभी के ज़माने में आप मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर बोलते हो, तो बस उस ज़माने में मीटर स्क्वायर फीट बोला जाता था। अब बात ये है कि ये स्क्वायर फीट को अब जब आप स्टडी करोगे तो ये याद रखना है, लेंथ को उस ज़माने में फीट में मेज़र किया जाता था, इसीलिए स्क्वायर फीट बोला जाता है। और मोस्टली एक नोटिस कीजिए आप, ये क्या होता है कि जो कोई भी यूनिट को जब अडेप्ट कर लेता है तो उसी को फॉलो कर रहा है, सीधी सी बात है। बट अभी के लिए आप अगर बुक्स में देखो तो मुझे नहीं लगता कि आपने पिछले कई सालों में कभी भी लेंथ को फीट में मेजर किया होगा या फिर किसी न्यूमेरिकल में आपको बोला होगा कि लेंथ इतनी इतनी फीट दी है, नहीं, क्योंकि अब आप ऐसा सिस्टम में पढ़ रहे हो। तो एफपीएस सिस्टम था जब एक ज़माने में लेंथ के लिए फीट यूज़ किया जाता था, मास के लिए पाउंड यूज़ किया जाता था और टाइम के लिए सेकेंड्स यूज़ किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड सिस्टम जो थी वो सीजीएस सिस्टम। अब उसमें अगर लिखवा के दिया जाए तो लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, मास को मेजर किया जाता था ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकेंड्स में। ठीक है, इसीलिए यहां पर नाम दिया गया है सीजीएस सिस्टम। तो ये दूसरा सिस्टम हो गया, जैसे इसका मतलब कुछ टाइम बाद एफपीएस सिस्टम को रिप्लेस करके सीजीएस सिस्टम को कर दिया गया। फिर उसके बाद सीजीएस के बाद फिर एक और चेंज फिर बनाया गया एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम में फिर वही एमकेएस, ये तीनों इनिशियल वर्ड्स, तीनों इनिशियल आपको इंडिकेट करते हैं कोई ना कोई पर्टिकुलर यूनिट के लिए। लेंथ को मेजर किया जाता था मीटर में, मास को मेजर किया जाता था किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकेंड्स में। ओके, तो ये देखिए आपका एमकेएस, इसीलिए नेम था एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब पहले एफपीएस हुआ, फिर सीजीएस, फिर एमकेएस। अब आते हैं अभी जो आप फिलहाल यूज कर रहे हो उस पर, जो जिसका नाम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। What is the SI? It is the international system of unit. Yeah, international system of unit. अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी अब कोई भी ये बात करेगा, जैसे मैंने जो लास्ट लेक्चर में लिखवा कर दिया है आपको फंडामेंटल का चार्ट, तो लेंथ को मेजर किया है वहाँ पर आपने लिखा है मीटर में, मास को मेजर किया है केजी में, और टाइम को मेजर किया है सेकेंड्स में। तो अब बात यह है कि सर ऊपर भी वही लिखा है और नीचे भी वही लिखा है, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम? सीधी सी बात है, किसी को भी सवाल आएगा कि सर दोनों में तो सेम ही है, फिर बात दोनों में फर्क क्या है? तो याद रखना, नोट कर लीजिए, एसआई सिस्टम इज द extension of SI system is the extension of MKS system। जो आपकी SI सिस्टम अभी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो MKS का ही एक्सटेंशन है। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रख लीजिए, जैसे मान लो हम लोगों ने हर बार FPS में ले लीजिए, CGS में ले लीजिए, MKS में ले लीजिए, जहां पर भी हमने बात की वहां पर सिर्फ तीन फंडामेंटल के बारे में बात की। और कल जब आपने लिखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक चार्ट होता है, कितनी क्वांटिटीज लिखवाया आपने यहाँ पर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब इसीलिए हमने यहाँ पर लिखवाया है कि एसआई सिस्टम इज द एक्सटेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई कर आपके लिए एसआई सिस्टम को बनाया गया है।
पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बात करेंगे। ओके, अगर ये नोट डाउन हो गया है तो फिर उसके बारे में फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं रूल्स ऑफ द यूनिट्स के लिए। क्या होता है कि जैसे हम लोग बहुत छोटे क्लासेस में होते हैं तो शायद इसके बारे में कोई भी उतना सीरियस नहीं होता है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि कोई उतना फोकस नहीं करता इन चीज़ों पर कि कौन सी चीज़ को कैसे इंडिकेट किया जा रहा है या फिर जो भी है। पर क्या होता है कि जब आप कोई भी एक चीज़ को पर्टिकुलरली सिस्टमैटिकली पढ़ना स्टार्ट करते हो तो हमें उन चीज़ों के ईच एंड एवरी रूल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि अब रूल्स के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो रूल्स में कुछ कुछ जो बेसिक रूल्स है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला रूल याद रखिए कि जब भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व करके बाद में लास्ट में मान लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल दिया था और उसमें आपको बोला था फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालते वक्त याद रखना है आपका जो फोर्स का आंसर होगा। जैसे मान लेते 18 आया तो आपको उसका आंसर लिखना है 18 न्यूटन। बट कई बार वो कहते हैं ना ये आंसर होगा एक नॉर्मल पीपल का, एक जनरल स्टूडेंट का, और फिर आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्या करते हैं 18, दैट मीन्स इट्स प्लूरल फॉर्म, तो उसे क्या करेंगे 18 न्यूटन्स। नो, इट्स रॉन्ग। हमेशा याद रखना कभी भी यूनिट्स को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए आपको ये पहली बात याद रखनी है। द SI यूनिट्स should be written in singular form only। सिंगुलर फॉर्म मतलब इसका मतलब वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं हम। दूसरा रूल, कल हमने बोला था कि बहुत से ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसको आप कैपिटल में ही लिखते हो, और कुछ यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल दैट मीन्स स्मॉल फॉर्म में भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ कुछ को, जैसे हमने बोला था न्यूटन, वैट, जूल, केल्विन, ये सभी के सभी कैपिटल में ही लिखे जाते हैं, और बाकी के आप लोग कैपिटल में नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। उसका रीज़न है जो कैपिटल में लिखे जाते हैं वो किसी ना किसी पर्सन के नेम से आए हैं। इसका मतलब अगर कोई यूनिट अगर किसी पर्सन के नेम से आया है तो उसे आपको कैपिटल में ही लिखना है। बहुत बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, जब हम नेम लिखते हैं ना हम लोगों का, तो आपका नेम लिख रहे हो तो पहला वर्ड दैट शुड बी इन कैपिटल। पापा का नेम, फादर का नेम जो लिखते हो वो उसमें भी आप पहला जो है वो हमेशा कैपिटल में लिखते हो। आपके सरनेम में वो भी आप सबसे पहले कैपिटल में लिखते हो। तो उसी हिसाब से कि जब जब आप याद रखो कि कोई भी यूनिट आप ऐसा लिख रहे हो जो किसी व्यक्ति का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, तो वो हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए, दूसरे किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पर ऐसे लिखते हो 18 वैट, या फिर आप लिखते हो 123 जूल, तो ये सभी रॉन्ग है, ये रूल्स में नहीं आते। आपको यहाँ पर किसी भी हालत में कैपिटल में ही लिखना है, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे रूल के बारे में। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर है वो आंसर हमेशा मतलब हमेशा, जैसे मान लो टाइम आपने लिखा 20 सेकेंड्स, या फिर ऐसे कुछ बुकों में ऐसे लिखा होता है, बट आपको सिंबल में ही लिखना है, आप उसे पूरा नहीं लिख सकते। अगर आप बोलो सर इट्स बेटर कि कुछ रूल्स याद रखने से बेटर है मैं 20 सेकेंड्स ऐसे लिख देता हूँ, नहीं लिख सकते। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको यूनिट्स को सिंबॉलिक लैंग्वेज में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं किया जाता। ये रूल्स है, बहुत छोटे छोटे रूल्स है, बहुत बेसिक्स रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको याद रखना है, और जो भी है आगे जैसे जैसे बात करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे अलग रूल्स के बारे में, बट ये कुछ बेसिक्स रूल्स है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। आपके बुक्स में आप जब यूज़ करोगे तो और कुछ कुछ दिए होंगे, आप वो भी फॉलो कर लीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वो क्या डिसाइड करता है कि आपने कितना ज़्यादा अपने आप को आपका कैलिबर कितना बढ़ाया है, आपने आपके नॉलेज को कितना बढ़ाया है। हो सकता है ये छोटी सी चीज़ आपके सिलेक्शन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट करे। इसके लिए अगर आप इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हो तो उसके सामने आपको ये बहुत छोटी चीज़ है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि आप जब भी यूनिट्स के बारे में सोचो तो इन रूल्स को याद रखना। ये बहुत से बेसिक रूल है जो ये डिसाइड करेंगे कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ तक जाएगा। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए पहले, ये नोट डाउन हो जाए तो फिर आगे बात करते हैं। ओके, नोट डाउन हो गया है तो फिर उसके बाद बात करेंगे। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पर। व्हाट इज मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? इट इज नथिंग बट अ मेथड इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप क्या कर सकते हो, डिराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर उनके पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज में लिखवा के देता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में। द मेथड इन विच डिराइव्ड यूनिट्स आर रिप्रेजेंट in the form of power of fundamental quantities। आपको क्या करना है, बस फॉर्म ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल के इसमें कन्वर्ट करना है। जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, देखो किसी को भी ये सवाल आता है कि सर हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं उसका एप्लीकेशन क्या होता है। हमें आपको आगे ये पढ़ाना है और आपको ये पढ़ना है कि डायमेंशंस यूज़ क्यों होते हैं। अभी तो हम लोगों को 11th-12th के लेवल पर काफ़ी कम है, और आगे आप जब बैचलर डिग्रीज में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा डिटेल में यही टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतने ही लेवल के लिए बात करेंगे कि आपको फंडामेंटल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना होता है, कि डायमेंशंस कहाँ यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब डिस्कशन करते वक्त इतना तो क्लियर हो गया कि जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उन सभी को आपको किस में कन्वर्ट करना है या फिर किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फंडामेंटल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। उसने बोला है डिराइव्ड क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, डिराइव्ड यूनिट को कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा बताइए? इसका डायमेंशन LMT के फॉर्मेट में। देखिए मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको नजर आएगा MLT के फॉर्म में, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों अलाउड है, बस उनका पावर चेंज नहीं होना चाहिए। आप LMT यूज किए या MLT यूज कीजिए। अब LMT ही क्यों यूज करना है उसका रीजन बताता हूँ। अब आप बोलोगे सर LMT कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया? जस्ट बिकॉज आप बताइए डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड यूनिट, यहाँ पर कौन सा लिया हमने? वेलोसिटी। उसे कन्वर्ट करना था फंडामेंटल में। विच आर द 3 फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज? फर्स्ट लेंथ दैट इज L, सेकेंड मास दैट इज M, थर्ड टाइम दैट इज, इसीलिए LMT इस तरीके से लेना है। और जैसे जैसे आप और आगे सॉल्व करोगे तो फिर एम्पियर का A, केल्विन का K, ये सब ऐड होते जाएगा।
ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल सिर्फ LMT। ओके, लेंथ का यूनिट है कौन सा है, मीटर। मीटर की पावर कितनी है, 1, देयरफॉर L1। मास का यूनिट होता है kg, पर यहाँ पर kg दिया नहीं है, तो kg की पावर कितनी हो गई, सॉरी मास की पावर हो गई 0। और टाइम की पावर यहाँ पर 1 है, बट वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेकर जाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी, -1। दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी इज L1 m0 t-1। हो सकता है कि अगर आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तब ऑप्शन में शायद आपको m0 ना दिखाई दे, जस्ट बिकॉज ऑफ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर जिनका भी पावर 0 होता है कभी कभी उसे ऑप्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो अगर मान लीजिए इसे ऐसे लिखा है L1 t-1 तो भी ये राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ m0 है। तो अब जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसे अगर आप रिप्रेजेंट नहीं भी करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट जिनका कोई ना कोई पावर है उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना ही होगा, उसके बिना डायमेंशनल एनालिसिस और उसका रिप्रेजेंटेशन अधूरा है। सेकेंड क्वांटिटी पर आते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए यहां पर L की पावर, M की पावर और T की पावर। L दैट मीन्स लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर की पावर 1 है तो ये 1। मास, मास का यूनिट होता है kg, पर kg तो यहाँ दिया नहीं है तो kg की पावर हो गई 0, मतलब मास की पावर हो गई 0। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, जिसकी पावर 2 है, बट वो डिनोमिनेटर में ऊपर जाने के बाद वो कितनी हो जाएगी, -2। दैट मीन्स L1 m0 t-2। ये आपका डायमेंशन होगा किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ तक सही है, हम लोग समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग बात फोर्स के बारे में। ओके, पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, जिनको यूनिट बनाना भी नहीं आता है अब उन लोगों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से यूनिट बनाओगे और यूनिट से फिर डायमेंशन। अदरवाइज जिन लोगों को फॉर्मूले याद है, जिनको फॉर्मूले याद होते हैं उन्हें यूनिट भी डायरेक्टली याद होते हैं। अगर यूनिट्स याद है तो डायमेंशन निकालना उनके लिए बहुत ईजी है। मास का यूनिट हो गया kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कंबाइनली न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसने फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशन पूछने की जगह न्यूटन का पूछा है, ऐसा भी समझ लीजिए। तो फोर्स या न्यूटन का जो डायमेंशन है वो क्या आएगा, LMT। चलो बात करते हैं। L मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट यहाँ पर मीटर है तो मीटर की पावर 1। M फॉर मास, मास का यूनिट kg है, kg की पावर भी 1। और T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड है जिसकी पावर 2 है, वो उसको अगर ऊपर शिफ्ट करोगे तो T की पावर कितनी हो जाएगी, -2। दैट मीन्स L1 m1 t-2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक में, मतलब अगले क्वांटिटी के बारे में। जैसे ले लेते हैं हम लोग एक और वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जानबूझकर फॉर्मूले से यूनिट और यूनिट से डायमेंशन इसीलिए निकाल रहा हूँ ताकि जो लोग बहुत बेसिकली इस चीज़ को समझना चाहते हैं उनके लिए है, या फिर जिन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है ये, उन लोगों के लिए जस्ट रिवीजन है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो लोगों के लिए ये बहुत बहुत बेसिक हो जाएगा। वो लोग बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली सॉल्व कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिस हो गया है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब बात करते हैं न्यूटन का अभी निकाला वैल्यू कितना है न्यूटन का, या फिर न्यूटन का एक्चुअली फॉर्म क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बनेगा इसका, L की पावर मीटर है तो 2, मास की पावर kg 1, और T फॉर टाइम सेकेंड की पावर -2। दैट मीन्स L2 m1 t-2। ये किसका डायमेंशन बनेगा, वर्क का डायमेंशन बनेगा। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग पावर के बारे में। ओके, पावर के बारे में बात करते हैं। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम,
और एनर्जी अपॉन टाइम, सही है ना, वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल, और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। फिर इसे एक्सपांड करेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बारे में लिखेंगे न्यूटन, दैट मीन्स व्हाट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। सेकेंड को नीचे डिवाइड कर कॉमन डिनोमिनेटर बना दीजिए, इसको मीटर लिख दीजिए, दैट मीन्स केजी इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब। सही जा रहे हो। अब क्या करोगे, बस इसे कन्वर्ट करना है डायमेंशन में। L की पावर आएगी 2, M की पावर आएगी 1 और T की पावर आएगी -3। समझ में आ रहा है सभी को? जस्ट बिकॉज ऑफ लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर की पावर 2 है, मास का यूनिट kg है और उसकी पावर है 1, और टाइम का यूनिट सेकेंड है जिसकी पावर 3 है। डिनोमिनेटर में ऊपर शिफ्ट करोगे तो -3 हो जाएगा। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर और आगे बात करेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में। ओके, अगर वो नोट डाउन हो गया है और बहुत सारे डायमेंशंस को देखना है हमें, उनके एप्लीकेशंस को देखना है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे डायमेंशंस। ये बहुत सारे डायमेंशन हमने देखे हैं अभी। उसके बाद अब और कुछ डायमेंशंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको पूछूं फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ gravitational constant, find out the dimension of gravitational constant, that is capital G। याद होगा सभी को, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़े हुए हैं बच्चे, उन लोगों को यही चैप्टर ग्रेविटेशनल या फिर ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो भी इससे रिलेटेड भी चैप्टर होगा, वो 10th स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट चैप्टर था साइंस में। और मान लीजिए अगर आप CBSE से बिलोंग करते हो तो आपको वही चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में था साइंस में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपको डायमेंशन किसके लिए निकालना है, G के लिए, क्योंकि G का डायमेंशन नहीं पता है अभी तक हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या है, फोर्स, इसे न्यूटन में मेजर करना है आपको। M क्या है, मास, इसे किस में मेजर करना है आपको, kg में। और R है डिस्टेंस, जिसको आपको मेजर करना था मीटर में। अब यहाँ से अगर हम लोग इसे सॉल्व करना के लिए स्टार्ट करें तो इसके यूनिट्स पर आते हैं। फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन, G को एज इट इज रख दीजिए फिलहाल। मास इंटू मास, दैट मीन्स kg इंटू kg, दैट इज kg स्क्वायर। और मीटर अगर है, नॉर्मली सिर्फ डिस्टेंस होता तो मीटर लेते, बट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर है तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। अब G की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले G का यूनिट पता होना जरूरी है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, ये डिनोमिनेटर में, यहाँ पर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे, तो यहाँ पर हम लोग इसे कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का जो एक्चुअली वैल्यू है वो क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका kg स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए कॉमन, यहाँ पर एक kg कैंसिल हो जाएगा, तो अब बच क्या गया आपका मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय kg। तो बताइए फिर अब G का जो डायमेंशन आएगा, L की पावर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर की पावर 3, न्यूमरेटर में तो 3 लिखेंगे हम लोग। M फॉर मास, मास का यूनिट kg, kg की पावर कितनी बची यहाँ पर 1, ऊपर जाते वक्त होगा वो -1। समझ में आ रहा है। और T की पावर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर जाते वक्त क्या होगी -2। दैट इज योर आंसर फॉर द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको इस चीज को याद रखना है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इससे पहले।
फिर नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। ओके, ये अगर नोट डाउन हो गया है तो फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। ऐसे आप बहुत सारे क्वांटिटीज ले सकते हो, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज है। कल ही हमने बात की कि डिराइव्ड क्वांटिटी का चार्ट हमने बहुत लिमिटेड लिया था, शायद 7 या 8 डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात की थी। पर आप किसी मॉड्यूल में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको 15-20 बहुत सारे दिखाई देंगे। क्यों? उसका रीज़न है कि उन्होंने एक साथ बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज को दे दिया है। कुछ को तो आप लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा जो 11th स्टैंडर्ड में है, और इसीलिए शायद वो समझने के लिए थोड़ी तकलीफ आपको हो, पर कोई टेंशन नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हर चैप्टर में आपको कोई ना एक डिराइव्ड क्वांटिटीज आने वाली है, और उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। याद रखना, डायमेंशन या फिर ये जो भी चैप्टर है ये शुरू आपको 11th के स्टार्टिंग में होता है, पर ये एंड 12th के लास्ट चैप्टर के साथ ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको हर चैप्टर में कोई ना एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी ही। तो याद रखना, सफ़र शुरू यहाँ से हुआ है पर ख़त्म 2 साल बाद ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और ले लेते हैं हम लोग। मान लो कि हमको बोला जाए मोमेंटम का डायमेंशन निकालो। मोमेंटम, उसके लिए फिर से वही, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या हुआ? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। तो बस फिर अब आपको उसका डायमेंशन निकालना है। व्हाट इज द पावर ऑफ एल? एल की पावर, एल का यूनिट मीटर होता है, उसकी पावर 1 है, तो ये L1 हो गया। एम फॉर मास, मास का यूनिट केजी, उसकी पावर भी 1। टी फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड की पावर कितनी आएगी? -1। दैट इज योर आंसर। द डायमेंशन फॉर मोमेंटम क्या आएगा? L1 M1 T-1। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलो, अगर नोट डाउन हो गए तो आगे देखते हैं। ओके, अब ये नोट डाउन होने के बाद फिर से यहां से लेते हैं। ओके, और भी बहुत सारे डिराइव्ड है क्वांटिटीज जिसको आप यहां पर एक एक करके डिस्कस कर सकते हो। हम लोग एक और चीज़, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं, एक ऐसा डिराइव्ड क्वांटिटीज लेते हैं जिसको देख के शायद आपको थोड़ा सा एक नोट लिखने जैसी बात आए। मान लेते हैं कि हम लोगों को अगर बोला जाए फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर टॉर्क, और टॉर्क मीन्स फॉर ट्विस्टिंग मूवमेंट। अभी के लिए शायद आपको, बाकी बच्चों को समझ में ना आए, फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि टॉर्क इज नथिंग बट अ ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड हैविंग फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर हो या कुछ भी हो तो उसका यूनिट आपको मीटर ही लेना है। न्यूटन मीटर को आप जब कन्वर्ट करोगे यूनिट के लिए तो फिर से वही न्यूटन की वैल्यू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, दैट इज मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब लास्ट में क्या है, बस उसका डायमेंशन लिखना है। तो L की पावर 2, M की पावर 1 और T की पावर -2। अगर आप थोड़ा अभी जो सॉल्व किया था, हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर सॉल्व किया था, तो वो वर्क का चेक कीजिए, नोट करने जैसी बात है। डायमेंशन ऑफ वर्क इज equivalent to dimension of torque and energy भी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी भी जूल होती है। टॉर्क भी देख लीजिए, न्यूटन मीटर मतलब क्या? जूल।
इसका मतलब हम एक बात तो नोट कर सकते हैं, इफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, सम डिराइव्ड क्वांटिटीज हैविंग एनी फॉर्मूला, अगर उसका फॉर्मूला कुछ भी है बट अगर उसका यूनिट सेम है, इफ some physical quantities having same units, it means it having same dimension. अगर फॉर्मूला अलग है बट यूनिट सेम है तो याद रखना उसका डायमेंशन भी सेम होगा। बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, एनर्जी के बारे में अगर बात करें ना तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है हाफ mv²। बट ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला, सॉरी यूनिट क्या आता है, जूल, दैट इज न्यूटन मीटर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ले लीजिए, वो आएगा mgh, बट उसका भी डायमेंशन, उसका भी यूनिट जूल है, और जूल मतलब क्या, न्यूटन मीटर। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि फॉर्मूला कुछ भी हो बट अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी उनके सेम ही होंगे, डायमेंशन अलग अलग आने वाले नहीं हैं। ये बात को याद रखना। आगे हम लोग एक और टॉपिक को, एक और बात को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फिर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब उसका यूनिट क्या आ गया, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सही जा रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद न्यूटन की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब थोड़ा फास्ट कीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इसको नीचे कॉमन डिनोमिनेटर कर दीजिए, एक मीटर कैंसिल कर दीजिए, बच क्या गया, केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशन LMT, L फॉर लेंथ मीटर, मीटर की पावर -1, M फॉर मास, मास का यूनिट केजी पावर 1, T के यूनिट, T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड की पावर -2। ये आएगा आपका डायमेंशन फॉर प्रेशर। अब ये मैंने क्यों पूछा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर का भी डायमेंशन वही है। आप चेक करेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, उसका भी वही आएगा। उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेस पर। तो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस, ये सभी के फॉर्मूले, सॉरी फॉर्मूले नहीं, यूनिट सेम है, और यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन भी सेम ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्मूले अलग है बट उनके यूनिट सेम है, और यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन भी सेम है। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो हो गया है नोट डाउन। अब इस बात पर आता है कि ये जो डायमेंशंस है ये फाइंड आउट क्यों करवाए गए, क्योंकि याद रखना आप जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे अलग अलग तो हम लोगों को कभी कभी कोई कांस्टेंट टर्म की जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी के लिए डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ऐसे लिख लीजिए। उसमें पहला आता है, सीरीज कोई भी हो सकती है, आप जैसे चाहो वैसे स्टडी कर सकते हो। डिड्यूस दी रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। से मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको 2, 4 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी है और अगर बोला जाए कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम, हमको बस बोला है कि ये तीनों चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, ना ये पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना ये पता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ये पता है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उनके बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है। हर एप्लीकेशन पर हमें क्वेश्चन भी देखने हैं, क्यों? क्योंकि उन पर, उनके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ये एक यूज है।
सही है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल बोलूँ अगर आपको, सपोज मैं अगर बता देता कि डेंसिटी इज रिलेट्स विद द मास एंड वॉल्यूम, बट मुझे नहीं पता कि कैसे डिपेंड करेगा, वो आपको ढूंढना है। तो उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं कि रो दैट मीन्स डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम कर सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोगों को कल देखना है कि प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में मान लीजिए देखना है कि इसको कैसे यूज करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये नोट डाउन कर लीजिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हो और उसका रिलेशन निकाल सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल लिख दूँ, जैसे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वाई रो प्लस जेड अपॉन पी, और मैं बोल दूँ यहाँ पर a फॉर एक्सेलरेशन है, t फॉर टाइम है, रो फॉर डेंसिटी है और p फॉर प्रेशर है। और अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, y एंड z, तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नो इश्यू। आप वो भी यूज करके आप लोग कैसे भी करके डायमेंशन निकाल सकते हो x, y, z का। हाँ, बस x, y, z का जो डायमेंशन है इस क्वेश्चन में आया वो कुछ और होगा, हो सकता है कि वो अगले इसमें और कुछ हो, जस्ट बिकॉज ऑफ x, y, z ये कोई पर्टिकुलर ये तो नहीं है फिक्स, ये तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ लिया है हम लोगों ने, हो सकता है अगले इक्वेशन में कुछ और ले हम, तो वहाँ पर x, y, z का डायमेंशन अलग आएगा। बस इस इक्वेशन के लिए हम लोग उसे निकाल सकते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम और एक ले लेंगे, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम और उनके बीच का रिलेशन, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम और उन दो सिस्टम के बीच का अगर मुझे कोई रिलेशन निकालना है तो वहाँ के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ना कि अभी के लिए हम SI यूनिट में मीटर यूज़ कर रहे हैं, पर CGS में क्या यूज़ करते थे, सेंटीमीटर, तो हम लोग उनके रिलेशन में कन्वर्ट करके भी डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। नोट डाउन हो जाए तो फिर बात करते हैं। चलो, अगर वो नोट डाउन हो गया है तो फिर इनके बारे में न्यूमेरिकल को हम कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आई होप सो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज देखने हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, और जो भी है किसी से भी रेजिस्टेंस, सभी के डायमेंशन निकाले जाएंगे और निकालने ही पड़ेंगे अगर हमें इन सब का प्रैक्टिस करना है। तो अभी तक मोस्टली हमने ऐसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज को यहाँ पर स्टडी किया जिनमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ, मास और टाइम का ही इन्वॉल्वेशन था, यही इन्वॉल्व थे और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। अब हमको अगले लेक्चर्स में देखना है करंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, और भी कोई थर्मल कंडक्टिविटी, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत सारी चीज़ों को देखना है। बस आप लोग बने रहिए इस लेक्चर सीरीज के साथ ताकि आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान सकें। और कोई भी डाउट हो तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कुछ भी डाउट रहा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।